कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। नमस्कार, मैं मनु पवार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब की नई घोषणा तो आपने सुनी ली है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार द्वारा ज़मीनों की खरीद फरोख्त की अधिकतम सीमा ख़त्म करने के 6 साल हो गए हैं और इस बीच कई ज़मीनें बिक चुकी हैं उत्तराखंड में। खुद बीजेपी के नेता जो दिल्ली से हैं वो प्रॉपर्टी डीलर बन के वहाँ गए और कई ज़मीनें उन्होंने भी ठिकाने लगाई। अब जाकर धामी साहब एक बार फिर से कह रहे हैं कि उत्तराखंड में एक वृहद भूमि कानून लाया जाएगा, वो भी आने वाले बजट सत्र में। तो इसके क्या मायने हैं, ये कितना प्रैक्टिकल है और ये उत्तराखंड के लिए, खासकर पहाड़ों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। इस मांग की जो भूमि कानून वाली मांग है, इसके साथ जो मूल निवास वाली मांग है और इसके साथ एक और जो मांग है 5th शेड्यूल 5वीं अनुसूची में शामिल करना, ये तमाम चीज़ें क्या इंटरकनेक्ट हैं। इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए मेरे साथ दो ख़ास मेहमान हैं। अनूप सिंह बिष्ट हैं, समन्वयक उत्तराखंड एकता मंच के। निशांत रौथान साहब हैं जो एक उत्तराखंड एकता मंच है उसके मेंबर हैं और लगातार पिछले 1-1.5 साल से मोबिलाइज कर रहे हैं 5वीं अनुसूची में शामिल करने को उत्तराखंड को। तो बिष्ट साहब और रौथान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दो अहम बातें मुख्यमंत्री धामी साहब के बयान पे मुझे नज़र आई कि भूमि कानून और मूल निवास पर उत्तराखंड सरकार गंभीर है और बजट सत्र में हम विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर हम कानून लाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि नगर निकाय क्षेत्र से बाहर कई लोगों ने ज़मीनें ले ली हैं प्रावधानों के खिलाफ। तो अब मसला ये है कि इसका क्या औचित्य है, क्या भूमि कानून का कोई मतलब है अभी हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसने 2 बातें बोली। उनकी 2 बातें पता चली कि एक तो ये जो भू कानून वो लाने वाले हैं वो नगर निगम इलाकों में लागू नहीं होगा। अच्छा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि नगर निगम के बाहर के लोग 200 वर्ग मीटर जमीन खरीद पाएंगे। तो ये जो कानून वो लाने वाले हैं वो तो ठीक वैसे ही जैसे 2000 का नोट जो नोटबंदी बंद हो गया था और वो लोगों के पास पड़ा हुआ था, तो वही नोट हमें चिपकाया जा रहा, वही उस टाइप का भू कानून हम पे चिपकाया जा रहा। इसका हमारा कोई फायदा इसका नहीं है, बल्कि इसके और ज्यादा नुकसान है। उसके एक उदाहरण समझिए। अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान से लोग उत्तराखंड में आए और उनको सरकार ने नागरिकता दे दी। अब वो लोग यहाँ जमीन खरीद चुके हैं, 250 गज जमीन वो ऑलरेडी जमीन खरीद चुके हो, बल्कि हजार गज जमीन उन्होंने खरीद ली है। तो वो तो यहाँ के अब इस निवासी हो ही गए और 250 वर्ग मीटर बहुत होता है। अगर कोई व्यक्ति अमला आप अलाउ कर रहे हो किसी को तो ये बहुत इजी से हो जाएगा। तो आप रोक कहाँ रहा है, कानून रोक क्या रहे हैं, किसको आप रोक रहे हो? तो इसका कोई जरूरत नहीं है। हम अगर इस तरीके का, क्योंकि वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे थे, अगर इस टाइप का कानून आने वाला है तो हम इसका विरोध करते हैं। हमें इस टाइप का कानून नहीं चाहिए। हमें 100% भूमि पे कानून चाहिए, क्योंकि ये जो 4% कृषि भूमि है, जो पहाड़ की 4% कृषि भूमि लगने वाला, उसका हमें कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके गांव में पानी आएगा या नहीं आएगा वो आपके गांव से डिसाइड नहीं होगा, वो इस बात से डिसाइड होगा कि आपके आसपास की जो नदी है या जंगल है वो कितना सुरक्षित है। आपके गांव में बाघ आएगा नहीं आएगा, भालू आएगा नहीं आएगा, बंदर फसल बर्बाद करने आएंगे नहीं आएंगे, सुअर फसल बर्बाद करने आएंगे नहीं आएगा, उसका फैसला आपके गांव की कृषि भूमि से नहीं होगा, उसका फैसला जंगल में और नदी से होगा। अगर उस पर कोई भू कानून नहीं आता, अगर उस पर स्थानीय लोगों को अधिकार नहीं मिलते, तो इसके भू कानून को कोई फायदा नहीं है। उत्तराखंड को सरकार दिल्ली या नोएडा की तरह सोच रही है कि कोई व्यक्ति अपने 50-100 गज के प्लॉट में उसको अधिकार दे दिया जाए, बाकी जो पूरा अधिकार मैं अपने पास रखूं। मतलब तो हमारी जो लड़ाई है, स्थानीय संसाधनों पे अपना प्रोटेक्शन चाहिए। लड़ाई है। इवन आप देखिए, जो भी लोग भू कानून की मांग कर रहे थे उनके नारे सुनिए, जल जंगल जमीन हमारी, ध्वस्त तुम्हारी नहीं चलेगी। तो जो भू कानून में जो आंदोलन भी लोग कर रहे थे वो 4% कृषि भूमि के लिए नहीं कर रहे थे। उत्तराखंड के 90% लोगों के पास सिर्फ 4 या 5 खेत हैं।
तो वो अपने 4-5 खेत बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो अपने नदी और जंगल की लड़ाई लड़ रहे थे। अगर सरकार जो भू कानून ला रही है उसमें अगर नदी और जंगल पे स्थानीय लोगों को अधिकार नहीं दे रही, उत्तराखंड के मूल निवासियों को अधिकार नहीं दे रही, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो वही 2000 का पुराना नोट है जो बंद हो चुका, उसका हमें कोई फायदा नहीं। और एक पॉइंट इसमें यह भी है कि जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि जो नगर निगम वाला इलाका है उस पे तो अनलिमिटेड खरीद सकता कोई, है ना, बाकी इलाके में 250 स्क्वायर मीटर, तो कल अगर कोई इलाका नगर निगम के अंदर आ जाएगा तो वहाँ पे फिर अनलिमिटेड हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें ये भी है, ये भी क्लैरिटी नहीं है भू कानून के, भाई नगर निगम का इलाका सीमित है, अभी ड्राफ्ट ही नहीं आया, कुछ पता ही नहीं है कि क्या। तो मैं तो थोड़ा इसको कोई बोलूँगा कि मतलब एडवांस में कोई चीज़ बोल देते हैं, पर रिएक्शन जनता का प्रक्रिया होना इस पर बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ हाँ। दूसरी बात ये था कि जो भूमि कानून, बुनियादी तौर पे जो भूमि कानून की परिकल्पना है, जैसे हिमाचल में है 1972 में जो लागू हुआ था, उसमें ये था कि जो कृषि भूमि है उसको बचाना है और जो स्थानीय कृषक है उसको बचाना है। तो गैर कृषक, चाहे वो हिमाचली भी है, वो कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। अब मैं एक डेटा देख रहा था उत्तराखंड सरकार का 2009-10 का, उसमें ये मेंशन है कि हमारा जो ज़्यादातर इलाका है वो जंगल का है या बंजर है और करीब करीब 14% हमारे पास खेती की ज़मीन है जिसमें तराई में ज़्यादा है। तो जब ज़मीन नहीं है तो इस कानून का मतलब क्या वो रहेगा, मतलब जब खेती की ज़मीन हमारे पास है ही नहीं, 14% अगर कह रहे हैं 2009-10 के उसमें, तो इस कानून का कोई मतलब है, प्रासंगिकता है कुछ? देखिए ये जो कानून है, इस कानून से तो अब जो कृषि भूमि पे लगेगा, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मेरे दादाजी के पास 56 खेत थे, मेरे पिताजी 3 भाई लोगों के पास पिताजी के पास आए, फिर वो 18 खेत हुए, 18 हम 4 भाइयों में बटे, तो मेरे हिस्से में 2 खेत आए, फिर मेरे 2 बेटे हैं उनके हिस्से में 1-1 खेत आए, तो 1-1 खेत के लिए मेरे बच्चे भू कानून की लड़ाई लड़ेंगे, मुझे लगता है ये जायज़ मांग नहीं है। असल में अगर बात देखेंगे कि 1972 तक हमारे पास नदी और जंगल में अधिकार थे, ये सारी लड़ाई नदी और जंगल की, अच्छा, और पहाड़ की लड़ाई है पूरी। तो ये जो आप अधिकार की बात कर रहे हैं ये किस उसके तहत था, मतलब क्या ये जो आप जो 5th शेड्यूल में लड़ाई आप लड़ रहे हैं, क्या ये उसी के तहत हम लोग उसके मालिक थे अपने स्थानीय संसाधनों के? पहले 1972 तक क्या होता था कि उत्तराखंड के पहाड़ों में 5th शेड्यूल लागू था और उसको हटाया गया था वन अधिनियम, क्या था वो, फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1972 किया गया था। अच्छा, तो पहाड़ से क्या कह रहा उन्होंने कि जब ये पूरे हमारे जंगलों पे कब्जा किया तो उस कानून को लाए, तो उस कानून के लाने से पहले उन्होंने क्या करा कि जो डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट 1874 था उसको डीकमीशन कर दिया, जिसके अंदर हम पहले ही एक ट्राइब के अंदर आते थे। अच्छा, जो बिजी जो कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट क्या एक्ट आप बता रहे थे? डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट 1874, ये अंग्रेजों के ज़माने में बना था। उसमें जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस था उत्तर प्रदेश जो आज का है, उसमें प्रोविंस ऑफ गढ़वाल और प्रोविंस ऑफ कुमाऊं उसमें शामिल थे, और जो वो बाजपुर और ये इलाके ये भी शामिल थे, और जौनसार बावर देहरादून का, तो ये डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल उसमें शामिल था। उस टाइम इसको कुमाऊं कमिश्नरी के नाम पे बोला जाता था। हाँ, अच्छा, तो ये जो पूरा एक्ट था उस टाइम पहाड़ पे था, आपने देखा होगा माइग्रेशन तो 1972 के बाद ही स्टार्ट हुआ है। तो इसीलिए जब हम इस भू कानून की बात करते हैं, ये भू कानून, हम वही भू कानून मांग रहे हैं जो 1972 से पहले लगा हुआ था। जंगल हमारे थे, नदी हमारे थे, हम घास भी लाते थे, जड़ी बूटियां भी लाते, सब कुछ लाते थे। इवन नदियों से कभी हमें अगर पत्थरों की जरूरत पड़ती है पत्थर भी लाते थे, अपना घर भी बनाते थे, लकड़ी भी की जरूरत पड़ती थी भी लाते थे। पर ये जो भू कानून है ये तो बहुत लिमिटेड है, ये हमारे लिए कहाँ है। एक तरह से अगर देखा जाए तो वो सही कह रहे हैं ध्यामी जी कि हम इंक्वायरी करेंगे कि किसने ज़्यादा ज़मीन खरीदी है, अगर किसी एक परिवार के 4 लोगों ने खरीदे, मतलब वो बात मान रहे हैं कि गलती हुई है, सरकार मान रही है कि ये गलती हुई है। अब इस गलती को सुधारने का जो प्रावधान है वो 5th शेड्यूल में है। अच्छा, एग्जाम्पल मैं इसको ऐसा दे देता हूँ कि अगर सपोज कीजिए कि 5th शेड्यूल पहाड़ में लागू हो जाए तो उसका सबसे पहला जो नियम यही होता है कि ट्राइबल की ज़मीन ट्राइबल को ही बेची जाएगी, और नॉन ट्राइबलों ने अगर ये ज़मीन खरीदी भी है तो वापस वो ट्राइबल को देंगे। ऐसा हिमाचल में भी होता है। तो हमारी ज़मीन वापस आ जाएगी। बात यह है, दो मुख्य चीज़ है इसमें, रिवर्स लैंड और रिवर्स माइग्रेशन।
ये दोनों चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। और जब हम पूरे भारत से कहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो इसलिए नहीं है कि वो एक भूमि का टुकड़ा है, हम उसको हर प्रकार से देवी देवताओं का एक स्वरूप मानते हैं। ये तो आप लोगों को क्यों लगता है कि हर मर्ज की दवा 5th शेड्यूल में है, खासकर पहाड़ के संदर्भ में बात करूँ तो? वो इसलिए कि इस समय जैसे लोग कह रहे हैं कि हमें भू कानून चाहिए। आप उत्तराखंड के गाँव में जाइए, वो कहते हैं हमें भू कानून तो चाहिए लेकिन उससे पहले भूख पर कानून चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा है वो व्यक्ति बेरोजगारी और भुखमरी के कारण शहर आ रहा है। कोई व्यक्ति खुशी खुशी दिल्ली मुंबई नहीं जा रहा है, वो अपना पलायन करके जा रहा है। आज उत्तराखंड में आप देखिए 25% लोग और किसी गांव में 50% लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं। मनरेगा में काम करने का मतलब है कि एक व्यक्ति अगर उसको सरकार ने 100 दिन का रोजगार नहीं दिया तो भुखमरी से मर जाएगा। ये हमारी स्थिति है। और मनरेगा में 100 दिन के रोजगार में कितना पैसा मिलता है? एक दिन की दिहाड़ी 320 रुपये है। आप दिल्ली में देखिए सबसे बिल्कुल गरीब आदमी भी मजदूरी करता है, उसकी 500 रुपये दिहाड़ी है। तो अब हमारे उत्तराखंड का आदमी उस गरीब से भी आधी दिहाड़ी में काम करने का मजबूर हो रहा है। गांव के लगभग 25 से 50% लोग, 90% लोग को सरकार गेहूं और चावल दे रही है। अगर वो गेहूं चावल ना दे तो भुखमरी छा जाए। ये स्थिति पहाड़ की है। ऐसी स्थिति में अगर उनको नदी और जंगल पर अधिकार नहीं मिला तो वही होगा जैसे लगभग 18,000 गांव खाली हो गए हैं। उन 18,000 गांव की जमीन किसी ने नहीं खरीदी, लेकिन अब वो किसी के नहीं है, वो गांव अनाथ हो गए हैं। हमारे जो भूमियाल देवता गांव की रक्षा करता था, जिसके संरक्षण में हम रहते थे, वो भूमियाल देवता को हमने चौकीदार बना दिया है। हम खुद दिल्ली आ गए पलायन मजबूरी होकर के, और वो हमारे बेचारे की चौकीदारी कर रहा है। तो ये अगर नहीं दिया, आप सोचिए कि मैदानी इलाके में कोई व्यक्ति है, वो बहुत ही गरीब है, अनपढ़ आदमी भी है, तो भी वो रोजगार कर सकता है। वो कम से कम ईंट उठाने का काम कर सकता है, उसको 500 रुपये दिन का मिल जाएगा, 15 महीने कमा लेगा। वो रिक्शा चला सकता है, वो रेडी चला सकता है। पहाड़ में एक आदमी जो दूर है, जैसे मेरा खुद का गांव अगर देखो तो मुझे अगर टॉफी भी खरीदनी है तो 3 किलोमीटर मुझे दूर आना पड़ता है। अब उस गांव में ऐसे बहुत सारे गांव उत्तराखंड में, वो बंदा ग्रेजुएट भी हो जाए तो क्या करेगा? जहां पे आपको टॉफी खरीदने के बाद 3 किलोमीटर दूर जाना, बंदा ग्रेजुएट भी हो जाएगा तो क्या करेगा? अगर वो पलायन नहीं करेगा तो भूखा मरेगा। तो जब तक उसको रोजगार नहीं दोगे तब तक कोई भी कानून लो क्या फायदा? और अगर उत्तराखंड ऐसा है, वो दे सकता है। उत्तराखंड की नदी हमारी माँ, जंगल हमारा पिता, हमें रोजगार दे सकता है। 1972 से पहले हम सरकार के 2 रुपए किलो चावल के भरोसे जिंदा नहीं थे। हमने पिता और नदी के भरोसे जिंदा थे। वो अभी भी हमें दे सकते हैं। अभी भी हमारे पिता और माँ नदी 2 लाख परिवारों को पेट पाल सकती है अगर सरकार उस पर दोबारा से हमारा अधिकार वापस दे। हाँ बिजी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ। जब हम बात करते हैं कि जो धामी सरकार ने जो भू कानून लाने की बात कर रही है, वो भू कानून 4% पर लगेगा। जब हम 5th शेड्यूल की बात करते हैं और लाहौल स्पीति की बात करते हैं, तो लाहौल स्पीति में जो भू कानून है वो 100% वाला है। 100% का मतलब है कि जंगल, नदी, पहाड़ पे वहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का अधिकार होता है। तो सिंपल सी बात है कि ये उत्तराखंड की जनता डिसाइड करे कि उनको 100% वाला भू कानून चाहिए या 4% वाला भू कानून चाहिए। बीज जी की बात को थोड़ा सा उसमें मेंशन कर रहा हूँ। हिमाचल में 2 जिलों में 5th शेड्यूल लागू है, लाहौल स्पीति और किन्नौर, और चंबा एक जिला है, उसके कुछ हिस्सों में शायद पांगी या भरमौर में, वहाँ पे लागू है। तो लाहौल स्पीति उसी की बात बीज जी कर रहे हैं। हिमाचल की बात हम कर रहे हैं। तो अगर अभी निशान भाई ने रिसर्च किया, देखो 1800 करोड़ रुपए उनको लास्ट ईयर का बजट एलोकेट किया है 2 जिले को, है ना? और हिमाचल के 2 जिलों को, लाहौल स्पीति को। हमारे उत्तराखंड के 2 जिले हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार है। वहाँ पे 54% जो सारी कमाई करते हैं उत्तराखंड, उसका 52 से 54% जो पैसा है वो इन 2 जिलों में खपत हो जाता है। तो बाकी 9 जिले, वो बाकी 11 जिले, क्वेश्चन यहाँ पे भी है। तो जहाँ पे अच्छा, मैं एक सवाल ये था कि जो संविधान का जो अनुच्छेद 244A(1) है, उसमें 5वीं अनुसूची शामिल है। तो 5वीं अनुसूची कहती है कि जहाँ मेजॉरिटी होगी ट्राइबल्स की, वहाँ पे 5th शेड्यूल लागू होगा। तो हमारी लड़ाई, मतलब आप जो लड़ रहे हैं, वो तो ये अभी तो ट्राइबल घोषित करने की लड़ाई है, जनजाति है। तो 5th शेड्यूल तो उसके बाद की बात है।
अभी तो हम ट्राइबल ही नहीं हैं, तो ये आपको नहीं लगता है दो तरह की लड़ाई नहीं, है? मैं इसको ऐसा समझता हूँ। देखिए, सोनम वांगचुक सर ने परसों एक उनका एक वीडियो रिलीज हुआ, इवन एक चैनल ने भी इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने कहा कि हम 6 शेड्यूल के लिए मापदंड है क्योंकि हमारे 90% लोग वो ट्राइबल लोग हैं। हाँ। हम ये कहते हैं कि हमें 5th शेड्यूल चाहिए। 5th शेड्यूल के अंदर ही, यानी कि 5th शेड्यूल कब लगता है, जब उस क्षेत्र में 50 से ज़्यादा जनसंख्या ट्राइबल हो, इंक्लूडिंग SC और ST दोनों की बात। अगर हमारे उत्तराखंड में इस टाइम पे 4% ST है, 21% SC है, तो 26% पे ही हमें ट्राइबल घोषित करवाना है और 5th शेड्यूल बाय डिफॉल्ट लग जाएगा। हम इसको ये जो नाम है 5th शेड्यूल, जैसे लद्दाख में उनकी सिंगल फाइट है कि उनका 6th शेड्यूल चाहिए, एक पैमाना पूरा करते हैं। हमारी जो लड़ाई है वो ट्राइब स्टेटस प्लस 5th शेड्यूल। अगर हमारी ट्राइब स्टेटस एग्जाम्पल करिए कि अगर 50% ऊपर चला जाता है तो कागजी कार्रवाई में 5th शेड्यूल के लिए हम बाय डिफॉल्ट एलिजिबल हो जाएंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, दो तरह की लड़ाइयाँ दो हैं, तरह की क्योंकि लड़ाई है, अभी 50% से ऊपर ट्राइबल आबादी होगी तो जाके वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मिला के, दोनों मिला के अच्छा, अभी लगभग 21% तो आपके शेड्यूल कास्ट है और 4% ST है, 25% तो है ही। अब आपने 26%। तो वो कैसे करेंगे, मतलब ये क्या कैलकुलेशन है? 26% का मैं बता देता हूँ। मैक्सिमम 23 से 26% लोग उत्तराखंड के अंदर ओबीसी के अंदर आ रखे हैं। अच्छा। और वो ओबीसी के अंदर पॉकेट्स में है। हाँ, अब देखिए राठ 26% के आसपास है। जैसे राठ में पूरा जो श्रीनगर के ऊपर से खिरसू से लेकर वो दुगड्डा तक लगा हुआ है, वो सब ओबीसी में आ रखे हैं, यानी कि वो 200% ST के लिए एलिजिबल है। अच्छा। इसी पैमाने के हिसाब से उनको ओबीसी मिला है। ओबीसी इसलिए मिला है क्योंकि उनको स्टेट का ओबीसी मिला है। स्टेट गवर्नमेंट उनको सिर्फ स्टेट का ही ओबीसी दे सकती है, ST तो डायरेक्टली सेंटर से लगता है। इसके अलावा आपका पिथौरागढ़ में ले लो, इसका आपका जौनपुर में ले लो, उत्तरकाशी में ले लो, बहुत ऐसी जगह, छोटी छोटी जगह जहाँ पे ओबीसी लगा हुआ है। तो जिनको ओबीसी मिला हुआ है सबसे पहले ST उन्हीं को मिलेगा। अच्छा। क्योंकि उन्होंने एक पैमाना पहले ही क्लियर कर चुका है। तो बाकी आप समझ रहे हो कि जब 25-26% ओबीसी वाले ST के अंदर जाएंगे, चलिए 20% जाएंगे, 26 भी नहीं, बाकी तो बहुत जगह ऐसे कि हम लोग एलिजिबल हैं ST के लिए। रोथान जी, आप अभी बिजी कह रहे हैं कि 21% आबादी जो है हमारे पास, 21% जो है SC को आप कैसे ST में लाने की वो, मतलब कैसे कन्विंस करेंगे कि हमारा फ़ायदा किस में है, कैसे कन्विंस करेंगे? 21% आबादी और 4% अभी आप कह रहे हैं कि ST हैं, 21% SC हैं, वो कैसे कन्विंस होंगे इस उसमें 5th शेड्यूल में आपकी लड़ाई में कि हमें ST होना है? हाँ, देखिए सबसे बड़ा फायदा है कि अगर अभी कोई व्यक्ति SC कम्युनिटी में है तो उसके 2 फायदे हैं उसको। एक तो ये है कि उसकी कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, उसको ऑलरेडी भू कानून लगा हुआ है, SC की ज़मीन आप नहीं खरीद सकते। दूसरी बात, उसको ये अधिकार है कि रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन नदी से रोजगार करने का अधिकार हमारे शिल्पकार भाई को अभी भी नहीं है। जंगल से रोजगार करने का अधिकार अभी भी नहीं है। तो असली लड़ाई तो नदी और जंगल से रोजगार की और उसको सुरक्षित रखने की है। तो वो तो तभी मिलेगा जब वो ट्राइब होगा। और जो SC भाई होंगे उनके लिए बेनिफिट होता है कि वो जो मर्जी चाहे, वो चाहे तो अपने बच्चों के लिए SC सर्टिफिकेट बना सके, चाहे तो वो शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट बना सके, उनको अधिकार होता है जो मर्जी बना सकते हैं चीज़ों को। इस पे मैं ऐड ऑन करता हूँ कि जो SC समुदाय है लाहौल स्पीति में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, जौनसार में, SC समुदाय को ST के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। ये तो पैमाना है 5th शेड्यूल का कि SC और ST मिला के 50% से ज़्यादा हो रहा तो 5वीं अनुसूची के लिए, और अगर प्योरली ST है 50% तो वो डायरेक्टली 6th शेड्यूल के लिए पैमाना क्लियर करता है। अच्छा। तो 5th शेड्यूल की जब हम डिमांड करते हैं तो उसका पैमाना ये जो ऑलरेडी SC है सेंटर में और जो ऑलरेडी ST है 4% ST है, उनको बाय डिफॉल्ट ST मानने की ज़रूरत नहीं है, उनके यहाँ सिर्फ 5th शेड्यूल लागू होना है। मैं जो पौड़ी का रहने वाला हूँ, मुझे ST का दर्जा पहले चाहिए, साथ में 5th शेड्यूल चाहिए। अच्छा। इन दोनों के लिए सिर्फ 5th शेड्यूल लागू करना है। तो अब उनके पास ऑप्शन क्या आता है? उनके पास ऑप्शन ये है कि वो जब ये ST लग जाता, पूरा क्षेत्र ट्राइबल हो 5th शेड्यूल के अंदर आ जाता है, ट्राइब के अंदर आ जाता है, तो वो चाहे तो अपना ST का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अच्छा। उनकी मर्जी है। और SC का भी रख सकते हैं अपने पास में। ये पैमाना ऑलरेडी है। ये उत्तराखंड के जो ट्राइबल मंत्री थे क्या, मुन्ना सिंह चौहान जी, वो क्लियरली अपनी वीडियो में बहुत बात कर चुके कि SC का कोई ST में कन्वर्ट नहीं होगा, बस गिने जाएंगे इसमें, मतलब प्लस हो जाएगा एक तरह से ये। अच्छा। तो अभी 21% आप SC बता रहे हैं, 4% ST बता रहे हैं, तो बाकी का जो
गणित है वो कैसे, मतलब कैसे लोगों को समझा रहे हैं आप कि भाई हम एसटी थे या मतलब हम ट्राइब हैं, हम जनजातीय लोग हैं, वो कैसे समझा रहे हैं आप? 1-1.5 साल से लड़ रहे हैं लगातार देख रहा हूँ कि आप हर शहर जा रहे हैं, पहाड़ में भी आप जा रहे हैं, तो क्या समझा रहे हैं आप लोगों को कि हम जनजाति हैं बुनियादी तौर पर? देखिए जी, जब हम इस मुद्दे को लेके ग्राउंड में आए थे तो हमसे लोगों ने खुद ही संपर्क किया। जौनसार के लोगों ने, उत्तरकाशी के लोगों ने, राठ समुदाय के कुछ लोगों ने। उन्होंने कहा था हमने तो एसटी मांगा था और हमें थमा दिया ओबीसी। उनकी जो लड़ाई थी वो एसटी की लड़ाई थी, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, वो पहले ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बात आते हैं अलग इलाके की, तो उनको जब हमने बोला कि देखिए इंसान के अंदर 2 बड़ी प्रॉब्लम है उत्तराखंड में इस टाइम। पहली प्रॉब्लम क्या है कि उत्तराखंड को ये पता ही नहीं कि वो एग्जैक्टली हैं कौन। मूल, जब हम मूल की बात करते हैं, अब जब हमने ये बोला कि चलिए थोड़ा इतिहास खगालते तो पता चला कि उत्तराखंड के अंदर मोर देन, यशवंत सिंह कटौत जी कहते हैं 95% खस लोग हैं, और भी पैमाने पे हैं जहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि 80%, कई लोग 90% खस कहते हैं। भारत सरकार के पैमाने के अंदर जो खस है वो ट्राइब है। अच्छा। और 1928 के भूमि बंदोबस्त जो कि टिहरी को छोड़ के बाकी उत्तराखंड का, उसको कंसिडर किया गया है। ये जो हाटी समुदाय ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, सिरमौर में जो हाटी, हाँ हाटी समुदाय जिन्हें मिला, तो उन्होंने अपने आप को खस साबित किया। जौनसार ने अपने आप को खस साबित किया। राठ में भी अपने, राठ कौन होते हैं? खस होते हैं, उन्होंने भी खस साबित किया। जौनपुर के लोगों ने खस साबित किया, उत्तरकाशी के लोगों ने खस साबित किया, और भारत सरकार बोल रहे जो खस है वो ट्राइबल है। तो मूल हमारा क्या है? हम मूल निवासी हैं उत्तराखंड के। तो चैलेंज यही है ना कि हमें खास अभी साबित करना है, क्योंकि जो 5th शेड्यूल है वो 10 स्टेट में है, अलग अलग ज़िलों में, शायद 45 ज़िले शायद उसमें पूरी कवर है, बाकी कुछ पार्शियल कवर है। हाँ जी। तो सबसे बड़ी लड़ाई तो यही है ना कि आपको, मतलब आपके लिए सबसे बड़ी लड़ाई यही है ना कि आपको खास साबित करना। खास साबित करना का मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार का पैमाना ही है कि तुम खास हो तो ट्राइबल मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो तो हम इसलिए कह रहे हैं इंसान जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं कि अपने मूल को पहचानिए। भारत सरकार के पैमाने हैं, अभी ट्रैवल मिनिस्टर ने क्लियरली कहा है, जो भौगोलिक स्थिति से अलग है। निशान भाई एक बार समझाइए। हाँ देखिए, पहली बात तो हमने सरकार को ये साबित नहीं करना कि हम ट्राइब हैं। अच्छा। हम ऑलरेडी ट्राइब हैं, बस सरकार की शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में आना है। तो उसका जो पैमाना है उसमें, उसी में। दूसरी बात, हम ऑलरेडी भारत सरकार के डॉक्यूमेंट के अनुसार कह रहे हैं कि हमें ट्राइबल माना जाता था 1972 से पहले। उसके 3 पॉइंट हैं। पहला, पूरे देश के ट्राइबल इलाकों में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 लगा हुआ था, जो उत्तराखंड में भी था। पूरे देश के ट्राइबल इलाकों में 1921 में नॉन रेगुलेट एरिया घोषित हुए थे। यहाँ पे पुलिस नहीं होती थी, और उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भी पुलिस नहीं होती। इवन इन इलाकों में कोर्ट भी उस समय नहीं होता था। तीसरा, 1935 में इनको बहिष्कृत क्षेत्र घोषित किया गया पूरे देश के ट्राइबल इलाकों को। जब भारत देश आज़ाद हुआ तब इन्हीं इलाकों के मूल निवासियों को ट्राइब का दर्जा दिया भारत सरकार ने, और इन्हीं इलाकों में 5वीं या 6ठी अनुसूची लागू की गई। और ये हम नहीं कह रहे, ये भारत सरकार खुद के डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। और साथ ही साथ 1995 तक उत्तराखंड के लोगों को 6% रिजर्वेशन एजुकेशन सिस्टम में था। तो हमें जो अधिकार छीना गया है वो वापस चाहिए। जो ट्राइबल का अधिकार ऑलरेडी था वो हमें वापस चाहिए। अब सरकार की नज़रों में शेड्यूल ट्राइब आना है। अभी हाटी समुदाय को ट्राइब का दर्जा मिला है, केंद्र सरकार ने उसे करा है, और जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय को। और उसके 3 पैमाने जो अब के ट्राइबल मिनिस्टर हैं उसने प्रॉपर सदन में बोला है। और आपको पता है कि लोकसभा सदन है, कोई बात बोली जाती है प्रॉपर टेक्निकली सही है तभी बोली जाती है। उनने बोला है इन इलाकों को ट्राइबल इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये इलाके बहुत ज़्यादा ऊंचाई में, हिमालय में रहते हैं और सुदूर इलाकों में रहते हैं। दूसरा, इन इलाकों की संस्कृति बाकी लोगों से बहुत भिन्न है। तीसरा, इन इलाकों में बहुत पिछड़े हैं, ये आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। तो इन 3 आधार पे इनको ट्राइबल दिया जा रहा है, और सब लोगों ने उससे प्रस्ताव पारित किया। तो ये 3 वो पैमाने तो हम ऑलरेडी पूरे कर रहे हैं। तो हमारे पैमाने 100% पूरे हैं। जो खस शब्द है वो तो इसलिए कि हम अपने मूल को पहचाने, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको खस साबित करना पड़ेगा ट्राइबल, वो तो खाली अपने को मूल को पहचाने के लिए हम मतलब लोगों को कन्विंस करने के लिए आप ये, वो इसलिए कि कई बार देखो मीडिया जो है ना, कई बार वो सुगौफा छोड़ देती है कि भाई उत्तराखंड में तो बहुत सारे लोग अपने को राजपूत कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, तो ट्राइब कैसे मिल जाएगा। तो उनको ये है कि भाई हम लोग 90% खस है, सरकार के डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। अच्छा। जब हम बात करते हैं कि
खस साबित करना है, तो हमें किसी को खस साबित नहीं करना। ये बड़ी ऐसी लड़ाई है कि जब हम 26% की बात करते हैं तो ऑलरेडी कन्विंस है जो राठ समुदाय हो गए, जिन्होंने साबित किया। बात आती है कि वो अपने आप को खस साबित करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अच्छा, जो नहीं चाहते वो उत्तराखंड का नहीं है, सिंपल सी बात है। और जो चाहते हैं, जो मूल मैं जिसकी बात करता हूँ, क्योंकि पहाड़ तो कौल और खस का ही है आज तक देखा जाए तो। जब हम बात इस सर्टिफिकेट में देखिए कितनी पावर है। इस सर्टिफिकेट की जब हम बात करते हैं, जो बोलते हैं कि हम खस नहीं है, ठीक है, ओके, पर इसकी पावर सुन लीजिए। 7.5% सेंटर में रोजगार, 50% ट्राइबल स्टेटस और ट्राइबल में रोजगार, साथ में 2 लाख नौकरियां जंगलों से मिलेगी, जंगल और नदी पे अधिकार मिलेगा, जौनसार की तरह रेत निकालने का कॉन्ट्रैक्ट स्थानीय लोगों को मिलेगा। अच्छा, जंगल से लकड़ी काटने का भी अधिकार स्थानीय लोगों को मिलेगा। इतना सारा रोजगार है तो रिवर्स माइग्रेशन क्यों नहीं होगा? और सबसे अच्छी बात है इसमें, आपका परिजीवन का मुद्दा रिजॉल्व हो रहा है। जब दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति बोलेगा कि मैं अपने बच्चे को IPS IAS बनाना चाहता हूँ, तो सर्टिफिकेट दिल्ली वाला यूज़ करेगा कि उत्तराखंड जाएगा बनाने? तो उत्तराखंड के जैसी वो सर्टिफिकेट बनाने जाएगा उत्तराखंड में, तो अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब रजिस्टर कराएगा। तो परिशमन का और रिवर्स माइग्रेशन हो गया इससे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये हमारी कोई दिमाग में उपज है, तब ये इम्प्लीमेंट करा है भारत सरकार ने कश्मीर में। 10% ST पहले से था, 10% अभी दिया, 8% OBC दिया, 32 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर में आप ये सोचिए कि ST का दर्जा दिया। अब वो गाँव अपने घर वापस जा रहे हैं। तो ये जो मसला है भू कानून का या मूल निवास का, क्या ये इसमें समाहित है और किस तरह समाहित है? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मनु भाई। भू कानून की हम बात करते हैं तो 5th शेड्यूल, मैं ट्राइब की बात कर लेता हूँ। जौनसार में ट्राइब लगा हुआ है, भू कानून है, उन्होंने अलग से कभी भू कानून की लड़ाई लड़ी नहीं लड़ी। सोनम वांगचुक लद्दाख से चल रहे हैं, उनके पास मूल निवास 1950 है ऑलरेडी। क्या वो भू कानून और मूल निवास की लड़ाई लड़ते हो कभी आपको देखे? नहीं। जब हम बात करते, उनके तो राइट थे ना पहले, उनके पास तो पहले यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम 5th शेड्यूल की डिमांड क्यों कर रहे हैं। हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नदी या जंगल का अधिकार है वो 5th शेड्यूल से ही मिलेगा, जैसे उनको 6th शेड्यूल से मिल रहा है। तो हम भू कानून और मूल निवास की लड़ाई हमें क्यों लड़ना अलग से, जब एक ही पैकेज के अंदर सब कुछ मिल जाता है। हमारे आदरणीय हमारे तिवारी जी हैं, वो कहते हैं कि उत्तराखंड एकता मंच के पास चले जाओ, उनके पास ना सारी मर्ज की एक ही पुड़िया है। जब है ही एक ही पुड़िया तो क्या करें? तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप 5th शेड्यूल की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप क्या 5th शेड्यूल केवल पहाड़ों के लिए मांग रहे हैं या पूरे उत्तराखंड की? क्योंकि उसमें उत्तराखंड के लिए मांगेंगे तो हरिद्वार ज़िला भी आता है, उसमें उधम सिंह नगर ज़िला भी आता है, या सिर्फ ये पहाड़ों की लड़ाई? देखिए, जब हम भारतवर्ष से बात करते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्री नहीं बनाना यहाँ पे। हमारे यहाँ मेहमानों को देवता का रूप माना जाता है, भगवान का रूप माना जाता है कि वो हमारे भगवान है मेहमान लोग। और इसीलिए हम पूरे भारतवर्ष से गुजारिश करते हैं कि जो नेचुरल रूप से, प्रकृति रूप से जो पहाड़ है, 5th शेड्यूल वही लगेगा। अच्छा, कि राज्य सरकार चाहे तो कोई अलग कानून, जो हिमाचल के अंदर 118 कानून है, वो लगा सकती है निचले वाले इलाके में, अगर वो निचली वाली जनता चाहती है तो। अदरवाइज हम पहाड़ ये चाहते हैं कि देखिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हमें 5th शेड्यूल दे दो तो हम अपने घर वापसी भी करें। अभी ये रामलीलाओं में हम कहने वाले हैं कि घर वापसी करनी है तो 5th शेड्यूल में अपने आप को सम्मिलित करो। हम ट्राइबल क्यों नहीं है? कई लोग हमसे बोलते हैं पर हम तो ट्राइबल वाली पद्धति नहीं है। अरे तुमने 50 साल पहले आए, यहाँ पैंट पहना तुमने 50 साल पहले सीखा, तुम कहते हो कि हम ट्राइबल नहीं है? जागर नहीं पूछते क्या? देवता नहीं पूछते क्या? मोटा एग्जांपल समझा देता हूँ। अगर तिरुपति बालाजी के अंदर कोई बाहर बगल में कोई 2 BHK का फ्लैट लेके बैठा हुआ है और उत्तराखंडी है, कल उसके परिवार पे कोई संकट आता है, तो क्या वो तिरुपति बालाजी के मंदिर में मत्था टेकने के बाद इतना ही सफिशिएंट है उसके लिए? नहीं। हमारे माता पिता जब हम पे संकट आता है तो हमें गांव पूजा करने लेके जाते हैं, हम अपने भुनियाल को। तो ये ट्राइबल की पहचान है। तो इजी है सर। ट्राइबल्स हम पहले भी थे और ट्राइबल्स का स्टेटस हमें मिल भी सकता है। आप कह रहे हैं कि 5th शेड्यूल लागू होने से हमारे पास पावर आ जाएंगी, है ना, हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर आएंगी, हम अपने फैसले अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो हम तो अभी भी पूर्ण राज्य हैं, हमारे पास विधानसभा है, हम भी तो अभी भी तो अपने फैसले ले सकते हैं, हमें कौन रोक रहा है? तो क्या फ़र्क आ जाएगा? तो अभी भी तो मतलब हम अपनी सरकार तो है, अपनी सत्ता है, हमारे पास अपना राज्य है। बिल्कुल, मैं इसका आंसर देना चाहूँगा। जैसे कि आप पूछ रहे हैं, लाहौल स्पीति में हिमाचल भी पूर्ण राज्य है,
तो भारत सरकार उनको 1800 करोड़ रुपए अलग से क्यों दे रही है हर साल? क्वेश्चन है ना। हाँ। क्योंकि जो ट्राइब का इलाका होता है उसको 3 साइड फंडिंग होता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तीनों को तीनों फंडिंग करते हैं। ये पूरे जो इंटरनेशनल ट्राइबल कमेटी का प्रेशर होता है भारत सरकार के अंदर, जो ट्राइबल लोग हैं उनका संरक्षण करना भारत सरकार का पहला दायित्व होता है। लाहौल स्पीति में जब 3 साइड फंडिंग है तो लाहौल स्पीति के अंदर सबसे पहले प्रावधान क्या है कि अगर वहाँ पे कोई डैम बनना है तो उस डैम बनने की जो एनओसी है वो ग्राम पंचायत देगी। हमारे पौड़ी में तो नहीं होता, ग्राम से पूछने कोई आता भी नहीं। तो जो पावर है, पावर का मतलब ये नहीं होता है कि अपने निर्णय खुद लेना, वो पावर का मतलब ये होता है कि सरकार भी हमसे पूछ के काम करे कि हमें कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ डैम बन रहा है। अब वहीं पे ले लीजिए 2800 किलोवाट का डैम उन्होंने पारित किया था, 38 किलोवाट का बना रहे थे, 3800 किलोवाट का, तो डैम उन्होंने एनओसी दी, फिर आगे करना पड़ा उस डैम को। तो पावर जो है, हम ये नहीं कहते कि राज्य सरकार ट्राइबल्स की केयर नहीं करती है, पर हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है वो रिवर्स माइग्रेशन है। अच्छा, 73% कम होता है। उस जो उत्तराखंड की जनता बाहर जा चुकी है उनको वापस कैसे लाओगे? आप गांव में जाके देखिए, बाहर के लोग आए, पहाड़ों में रहना स्टार्ट कर दिया है। अब वहाँ जो हमारे पहाड़ी लोग हैं वो गढ़वाली और कुमाऊनी में बचाना उन्होंने बंद कर दिया है। अब वो एक देसी लैंग्वेज में बचा रहे हैं। तो क्या ये हमारी भाषा का खत्म होने की कगार पे नहीं है क्या? इसीलिए हमें ट्राइब का स्टेटस चाहिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता है जो अभी आपने बोला ना कि राज्य सरकार है, जब भी जिस इलाके में ट्राइबल लगता है वहाँ पे टीएसी बनती है, ट्राइबल एडवाइज काउंसिल। वो टीएसी राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ट्राइबल इलाके में सही नहीं हो रहा है तो वो प्रधानमंत्री को निर्देश दे सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ 3 साइड फंडिंग है। तो अब राज्य का तो हाल आपने देख ही लिया कि कांग्रेस ने कितना हमारे लिए प्रगति के द्वार खोले हैं, और बीजेपी, मैं तो दिल्ली में ही जाता हूँ कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के सारे बैनर तो दिल्ली में लगे हैं। ये थोड़ा सा विडम्बना वाली बात है। दूसरी बात ये थी बिज जी, संसद को इसमें बहुत बड़ा अधिकार है। जो 5th शेड्यूल का पार्ट डी कहता है कि संसद जो है किसको जोड़ना है, किसको घटाना है, सब चीज़ें कर सकती है। तो आपकी लड़ाई पिछले 1-1.5 साल से कहाँ तक पहुँची है और अभी कितनी बाकी है? आपको क्या लगा, क्या एस्टिमेट है? देखिए, जब हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए पिछले साल जब हमने दिल्ली में 102 संस्थाओं के साथ मिल के इस 5th शेड्यूल के मुद्दे को उनसे पारित करवाया था, क्योंकि जनता ही सर्व है, तो हमने उनके पास पहले ही जाके मीटिंग कर ली थी बहुत डिटेल्स में कि ये मांग हमने मांगनी है। अभी 90 मीटिंग हो चुकी है, इस संडे को मिला के 90 मीटिंग हो चुकी है। और अगर आज की डेट में हम लेटर उठा के भारत सरकार को भेज देते हैं तो भारत सरकार बोलेगी ऐसी मांग तो कोई ग्राउंड में है ही नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है, मैं जब थोड़ी देर पहले कहा कि लोगों ने अपना मूल छोड़ दिया, तो दूसरी बात ये भी है कि लोगों को एग्जैक्टली पता ही नहीं मांग क्या मांगनी। मूल निवास 1950 मांग रहे हैं, मूल निवास 1950 ट्राइबल को मिलती, जनरल कैटेगरी में भारत के 144 करोड़ जनसंख्या में ना आज तक मिला है ना मिलेगा। जब तक संविधान के अंदर आर्टिकल 19 का ई और डी सेक्शन बैठा हुआ है, और वो ई और डी सेक्शन कब खत्म होते हैं, कब वो निष्क्रिय होते हैं, जब उत्तराखंड के पहाड़ों में आर्टिकल 19(5) लागू हो जाए। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लोगों को इसमें रिसर्च करनी चाहिए। आर्टिकल 19 ई और डी जो बैठा हुआ है वो हमें मूल निवास 1950 जनरल कैटेगरी पे पूरे भारत में कहीं नहीं लगाने देगा। अच्छा, और ट्राइबल को इसलिए मिलता है क्योंकि आर्टिकल 19(5) एग्जिस्ट करता है। तो मतलब वो रास्ता है हमारे ज़्यादा सुविधाजनक है। हाँ, जो आप कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब जैसे मैं ये कहता हूँ कि 5th शेड्यूल अगर पहाड़ पे लग गया तो आर्टिकल 19 और डी लागू नहीं होते वहाँ पे, क्योंकि आर्टिकल 19(5) ये कहता है कि भाई जो ट्राइबल इलाका है वहाँ पे यूसीसी भी लागू नहीं है, वहाँ पे ये कानून भी मूल निवास, ये मूल निवास 1950 ट्राइबल को मिलता है। तो ये सब क्लियर है वहाँ पे। तो अब ये एक मांग है। दूसरी मांग भू कानून की है, हम समर्थन करते हैं, भू कानून मांगना चाहिए, बस थोड़ा सा ये 4% वाला नहीं 100% वाला। तो जब आपको लग रहा है कि 4% नहीं 100% वाला कानून की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं आप तमाम जितने जन संगठन हैं जो लड़ रहे हैं या जो लोग हैं, क्यों नहीं उनको इसके तहत लाते हैं कि यार ये लड़ाई ज़्यादा सुविधाजनक है और ज़्यादा इसमें फ़ायदा है हमारे पहाड़ का, क्यों नहीं उन सब लोगों को जुटाते हैं? हमने करा, हमने हल्द्वानी में अधिवेशन लिया,
हमने चंडीगढ़ में अधिवेशन किया, हमने शिमला में मीटिंग करी, हमने देहरादून में अभी रिसेंटली जुलाई के महीने में मीटिंग करी 28 जुलाई को। उसमें आप पत्रकार हैं जय सिंह रावत जी, उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार इतना क्रीमी वर्ग एक मंच के अंदर देखा है। उसमें लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह नेगी जी भी आ के थे हमें सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने मुझे मैसेज भी भेजा कि अनूप दिस इज़ वेरी गुड प्रेजेंटेशन, मैंने पहली बार देखा ऐसा। तो कहने का मतलब है कि सब लोग एक अम्ब्रेला के अंदर आ रहे हैं। हमने और लोगों से भी मिला जो भू कानून मूल न्यास का मुद्दा उठा रहे हैं, उन्होंने भी हमें प्रॉमिस किया, क्योंकि मूल न्यास भू कानून हमें चाहिए। हमने यही कहा कि उसके ब्रैकेट में बीच से लिख दो 5th शेड्यूल। तो कोई आपसे पूछेगा कि मूल न्यास भू कानून कैसे मिलेगा, तो आप ही बोलना 5th शेड्यूल लागू होते ही मिलेगा। तो वो अपना आंदोलन, उस आंदोलन को भी हम सपोर्ट करते हैं। अब वो आंदोलन आगे लेके चले, लेकिन आंसर होना चाहिए कि हमें मिलेगा कैसे। तो बिजली आपको क्या लगता है, क्या 5th शेड्यूल में हम मतलब प्रोटेक्टेड है, मतलब सारे प्रोटेक्शन हमको मिल रहे हैं, रोजगार से लेके हमारे संसाधनों से लेके तमाम प्रोटेक्शन हैं? अगर हम 5th शेड्यूल की लड़ाई को गंभीरता से लड़ते हैं तो क्या हमारा जो फ्यूचर है, हमारे जो पहाड़ का भविष्य है, क्या उसको हम सलामत रख सकते हैं या अब देर हो चुकी? देखिए, भारत जो चलता है ना, वो व्यक्ति से चलता है, जो मिलके हम भारत बने हैं। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो हमारे मन की कह लो, मानुष कह लो, जो बाहर निकल चुका है, ये आंदोलन उनको वापस उत्तराखंड लाने के लिए। अगर वो उत्तराखंड में सिर्फ इतना ही कर ले हम कि ट्राइब का स्टेटस पहाड़ को मिले और वो अपना बच्चों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड ट्राइब में यहाँ शिफ्ट करे, जो 50 साल से वो माइग्रेशन कर रहे हैं, 25-30 साल और लगेगा रिवर्स माइग्रेशन में, तो वो एसटी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए उत्तराखंड आएंगे, एलिजिबल होंगे वो सारी नौकरियों में, IAS IPS बनेंगे, तो ये रिवर्स माइग्रेशन होगा। तो क्या ये उन्नति के द्वार नहीं खोलता? ये सबसे पहले घर वापसी के द्वार खोलता है। मतलब घर की प्रगति तो तभी होगी ना जब घर का मनुष्य घर आएगा। तो ये उस वजह से मैं उम्मीद करता हूं कि जो व्यक्ति मेरे गांव में वापस आ चुका है वही व्यक्ति मेरे गांव का उद्धार करेगा। अब ये कोई 5th शेड्यूल कोई मैजिक मैन थोड़ी है जो आएगा गांव में घुमा देगा, कहेगा जी सब कुछ भला हो गया। तो ये रिवर्स माइग्रेशन की लड़ाई है एक तरह से। रोजगार तो आप मुफ्त में ले लीजिए। जैसे कहते हैं ना, कई लोग हमसे बोलते हैं तुम आरक्षण मांग रहे हो। अरे भाई, ये आरक्षण की लड़ाई नहीं है, हमारे पास इतना रोजगार है, नदी जंगल पहाड़। जब आप जनजातीय बोलते हैं या ST बोलते हैं कि हम ST का दर्जा चाहते हैं, तो एकदम पहली नज़र में लोगों को यही क्लिक करता है कि ये रिजर्वेशन की कोई लड़ाई है। अब सरकार ने क्या करा कि जो डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट था उसमें पहले रिजर्वेशन नहीं होता था, तो जब 1950 का कानून बना तो रिजर्वेशन उसमें ऐड कर दिया। तो जैसे हमारे एक आदरणीय बोलते हैं ना कि सब मर्ज की दवा एक ही है। अब इसमें हम ये भी नहीं बोल सकते कि पहले इसको हटाओ फिर 5th शेड्यूल दो। अब जो भारत सरकार के अंदर 6th शेड्यूल है, जो सोनम वांगचुक जी मांग रहे हैं, और हम पैमाना फिट कर रहे हैं 5th शेड्यूल का, तो हमें 5th शेड्यूल चाहिए। अब इसके अंदर आरक्षण मिल रहा है, पर ऐसी हमारी कोई अलग से डिमांड नहीं कि आरक्षण ही चाहिए। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, 2.5 लाख नौकरियां हमें, 2.5 से 3 लाख नौकरियां हमें जंगल और नदी से मिल जाएगा। हजारों करोड़ का तो लीशू हमारे पास पड़ा है। नदी से रेत निकालने का कॉन्ट्रैक्ट जौनसार को मिलता ना सर। तो यही मैं कह रहा हूँ सर। अच्छा, तो कुल मिला के 5th शेड्यूल की लड़ाई जो है वो हमारे न सिर्फ कल्चर को बचाने के लिए, बल्कि हमारे जो भविष्य है, जो पीढ़ियां हैं, उसको बचाने के लिए है। उसमें रोज़गार की बात है, संसाधनों की बात है, भाषा की बात है, कल्चर की बात है, एक समाज के तौर पे हम पहाड़ियों को बचाने की बात है। बिल्कुल। तो इस लड़ाई के अभी के चैलेंजेस क्या हैं? अभी तो ये चैलेंजेस है, देखिए अभी हमने 90 जो मीटिंग करी है वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल पीपल के साथ करी है। अभी ग्राउंड में हमने कोई आंदोलन नहीं किया कि हमें ये दिए। पहले हम डिमांड जनरेट कर रहे हैं। लेटर रिसर्च सब कुछ हो चुकी है, लेटर ड्राफ्टिंग का काम भी चल रहा है साथ में। मतलब इवन उसमें शिमला में 2-3 दिन का अधिवेशन लगेगा। जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, IPS है, IAS, जो भी कह लीजिए, जिन्हें नॉलेज है कि उत्तराखंड की किस प्रकार से हम डिमांड कर सकते हैं, वो शिमला में बैठ के उसको ड्राफ्ट तैयार करेंगे। फिर ड्राफ्ट हम सरकार को देंगे। लेकिन थोड़ा सा तो चिताना पड़ेगा ना लोगों को कि हमें चाहिए क्या। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के लोग इस बात को समझे कि 100% भू कानून 5th शेड्यूल से मिलेगा। और 22 दिसंबर को पहली बार 1 साल के बाद 22 दिसंबर को, बल्कि 1.25 साल हो जाएगा, 22 दिसंबर जंतर मंतर के दिन हम लोग जंतर मंतर में सारे मूल निवासी उत्तराखंडी वहाँ जा रहे हैं। और पहली बार उत्तराखंडियों की मूल निवासियों की संसद लगेगी। और वहाँ से संसद में बैठ के हम अपने उत्तराखंडियों के मूल निवासी की संसद में बैठ के इस मुद्दे को जनता के बीच में पारित करके और फिर भारत सरकार को और राज्य सरकार को दे देंगे। ये लगने का पैमाना मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। रिकमेंडेशन राज्य सरकार से जाएगी और फिर जब ये सदन के अंदर ट्रैवल मिनिस्टर के अंदर लेटर जाएगा तो वो सर्वे करेंगे। सर्वे के अंदर वो रेंडमली कुछ गांव लेंगे,
जो राठ वाला है वहाँ नहीं करेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो चुका है, वहाँ पे उनको पहले मिलेगा राठ समुदाय को, क्योंकि उनके सर्वे हो चुका पहले ही। इसके अलावा जब भारत सरकार के पास जाएगा तो वहाँ वोटिंग ऐसे नहीं होती है कि वहाँ वोट डालते हैं। आपने अभी आप देखो संसद में कैसे होते हैं कि फलाना जगह में फलानी स्थिति है और वो ट्राइब का दर्जा मांग रहे हैं, तो आप सहमत है? एक भी सांसद ना नहीं बोलता है, बाय डिफॉल्ट सब हाँ बोलते हैं। कौन दुश्मनाई में लेगा मूल्य से। अच्छा, इसी में आपने अभी कहा कि ये राज्य विधानसभा से पास होके जाएगा तब इसकी ये प्रोसेस है। हाँ, तो चूंकि विधानसभा से पास होना है तो विधायक उसमें बहुत अहम हो जाते हैं। तो उन तक पहुंचने के लिए, उन तक रीच आउट के लिए क्या आपके पास रास्ता है, क्या कर रहे हैं? देखिए, हमें तो बड़ी खुशी होती है जब लोग खुद ही हमसे संपर्क भी करते हैं। इवन एक बार हमारी चर्चा भी हुई थी किशोर उपाध्याय जी से। उन्होंने कहा, अनूप यार ये लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, ये तो मैंने लड़ी है लड़ाई है, और मैंने उनका देखा भी है। उन्होंने पहले ये जनजाति का दर्जा के लिए लड़ाई लड़ी थी, जल में अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। वो कह रहे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसको लड़ रहे हो। तो किशोर उपाध्याय जी ने ओपनली बोला है, अब लोग बोल रहे, वो मुन्ना सिंह चौहान भी तो बोल रहे हैं, किशोर उपाध्याय जी भी बोल रहे हैं। आपके डायरेक्ट इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये प्रवर्तन पार्टी, यूकेडी, ये सब बोल तो रही है। अभी उनका मैं मुद्दा देखा 371। हालांकि मुन्ना सिंह चौहान के उस बयान में शायद कुछ लोचा था, जो उन्होंने बंगाली समाज को लेकर कहा था, शायद कि बंगाली तो चूंकि शायद ये वही समाज तो यहीं बसा हुआ था, ऐसा कुछ था। देखिए, वो तो क्लियर है, जो 1950 का पैमाना है वो SC और SC उनकी जो कट ऑफ है वो 1950 का है, SC समुदाय के लिए, ST समुदाय के लिए। मुन्ना सिंह चौहान जी ने सही बोला एक चैनल पे बैठ के कि मेरे से ना 1950 की कट ऑफ के बारे में डिस्कस मत करो, क्योंकि उनको पता है कि ये कट ऑफ जो मिलती है वो SC और ST को ही मिलती है। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा कैंपेन छेड़ा हुआ है बिज जी और उनके साथियों ने, और ये एक अलग तरह का इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत एकेडमिक चीज़ें हैं, बहुत आपको लोगों को समझाना पड़ेगा कि यार ये लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। तो उसको लड़ रहे हैं, लगातार हर मंच पे जा रहे हैं, लोगों को जुटा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रामलीलाओं में शायद जाएंगे, अब रामलीला का दौर चालू हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बताऊँ मनु भाई, इसमें सोनम वांगचुक जी मूल निवास 1950 लेने के बाद लद्दाख से 1000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। क्या क्यों कर रहे हो? उन्होंने क्यों नहीं, वो क्यों नहीं सेटिस्फाइड हो गए कि मूल निवास 1950 हमें मिल गया, या भू कानून हमारे यहाँ लगा, हम सेटिस्फाइड हैं? ये लड़ाई ही शुरू से एंड तक अगर आप देखोगे, इंद्रबनी बोडानी जी की देख लीजिए, उन्होंने जब पौड़ी में वो दिया था, उन्होंने बोला था कि यार हमारा पहाड़ हमें दे दो। गौरा देवी ने जब पहली बार किया था, वन जागे वनवासी जागे, जंगल मेरा मायका है, जंगल से रोजगार पाना हमारा अधिकार है। ये लड़ाई ही शुरू से एंड तक जंगल उसकी थी। तो मैं ये मानता हूँ कि जितने आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा, इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाने चाहिए, हो रहे, कर रहे, सबको समझ आ रही है। ये पहाड़ों में जो लड़ाइयाँ हुई भी हैं अब तक, वो संसाधनों को लेके ही हुई हैं, जंगल को लेके हुई है, ज़मीन को लेके हुई है। ये मतलब हम लोगों के आंदोलन का वो मिजाज रहा है, और उसी बात को बिज जी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई अपने संसाधनों पे अपने हिसाब से जो है वो उसको तय करने की है कि ये हमारे लिए क्या ज़रूरी है। तो अनूप सिंह बिज जी, आप एक पॉइंट मैं कहूँगा हाँ, कि आपने गांव में देखा होगा लोग बोर्ड लगाने लगे, हाँ, कि हम ज़मीन नहीं बेचेंगे बाहर, हाँ, लगा रहे हैं ना बोर्ड। पर जब सरकार, वो मुख्यमंत्री हमारे कह रहे हैं कि 250 वर्ग जमीन आप ले सकते हो, तो पुलिस कल उस बोर्ड को उखाड़ देगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत के पास पावर है ही नहीं। तो मैं उन गांव वालों से निवेदन करता हूँ, आप बोर्ड लगाइए और उस बोर्ड पे लिखिए कि इस गांव में 5th शेड्यूल लागू होने वाला है, यहाँ जमीन ना खरीदे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो ये वर्ड पहली बार सुनेंगे कि 5th शेड्यूल क्या चीज़ है, तो वो रिसर्च करेंगे कि अरे ये तो बिल्कुल ऐसा है कि इनका अधिकार है, ट्राइबल की ज़मीन है, तो वो नहीं खरीदेंगे। 5th शेड्यूल का टैग लगाते ही वो ट्राइबल की ज़मीन हो जाती है। तो कम से कम आप यहाँ से तो शुरुआत करिए, 8 साल के अंदर 5th शेड्यूल लागू हो जाएगा उत्तराखंड के पहाड़ों में। तो बिज जी बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि इन्होंने जो है, जो लड़ाई है और ये जो है कामयाब होकर रहेगी, और जिस तरह से लोग जुटा भी रहे हैं उससे लग रहा है कि बहुत लोगों तक बात पहुंच रही है, कन्विंस हो रहे हैं लोग। तो अनूप बिज जी, आपने इतना समय दिया, और ये बहुत जो इसकी शंकाएँ, आशंकाएँ, तमाम उम्मीदें थी, जो अपेक्षाएँ थी,
वो सब चीज़ें एक एक चीज़ें खोल के रख दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।